हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर फीटर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड पर मैं पहले ही एक 75 क्वेश्चंस की वीडियो बना चुका हूं और 75 क्वेश्चंस ही आगे मैं इस वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्ट ऑफ द ज्वाइनिंग टूगेदर स्लिप गेज इज टर्म एज। स्लिप गेजों को साथ में जोड़ने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर स्लिप गेज इज टर्म एज रिंगिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स कैलिपर्स डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक बाय ए। माइक्रोमीटर, कैलिपर और डायल इंडिकेटर की शुद्धता निम्न में से किससे जांची जा सकती है? तो जो स्लिप गेज के द्वारा हम माइक्रोमीटर, कैलिपर्स और डायल गेज की जो एक्यूरेसी है या शुद्धता को हम माप सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन बी, स्लिप गेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए साफ्ट बेस टॉलरेंस सिस्टम। टॉलरेंस की जो साफ्ट आधारित प्रणाली में क्या होता है? तो ये जो बाकी जितने भी सारे ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन, ये सारे ही ऑप्शन गलत है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है कि जो टॉलरेंस जो दी जाती है वो साफ्ट के अंदर दी जाती है, क्योंकि जो होल है होल के अकॉर्डिंग ही हम साफ्ट की जो डायमेंशन है वो तैयार करते हैं। तो जो टॉलरेंस दी जाती है वो केवल साफ्ट के अंदर ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 50H8G7 मीन्स। भारतीय मानक के अनुसार 50H8G7 का अर्थ क्या होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो टॉलरेंस ग्रेड फॉर होल इज 8 एंड फॉर द साफ्ट इज 7। तो H8G7 का मतलब ये होता है कि जो होल के लिए जो टॉलरेंस ग्रेड होती है वो 8 है और साफ्ट के लिए जो टॉलरेंस ग्रेड है वो 7 है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेरेंस फिट। व्यक्तिकरण फिट में क्या होता है? तो इन इंटरफेरेंस फिट में जो टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज कम्प्लीटली बिलो द साफ्ट। जो छिद्र का टॉलरेंस जोन साफ्ट के बिल्कुल नीचे होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड आर। भारतीय मानक के अनुसार कुल टॉलरेंस ग्रेड है वो कितने होते हैं? तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो टॉलरेंस ग्रेड की जो संख्या होती है टोटल वो होती है 18। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर। अंत विनिर्मयता का जो सिद्धांत है साधारणतः निम्न पर लागू होता है। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी है नॉर्मली एम्प्लॉयड होती है मास प्रोडक्शन के लिए भी और प्रोड्यूस कर रहे एक ही तरह की कंपोनेंट द प्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल पार्ट्स और पार्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइज़। जो साइज़ दिया गया है उसी के अनुसार हम पार्ट्स का डिजाइन कर रहे हैं। तो ये ऑल ऑफ द सारे ही ऑप्शन सही है। तो ऑल ऑफ द दीज, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पज ऑफ एनीलिंग इज। एनीलिंग का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? तो एनीलिंग एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या है कि टू इंक्रीज इज मशीनेबिलिटी। मशीन इनकी योग्यता को सुधारने के लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं? एनीलिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय द स्टील इज हीटेड टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड देन कूल स्लोली इन ए फर्नेस इटसेल्फ। निम्न प्रक्रिया में से किस प्रक्रम में इस्पात को भट्टी में आवश्यक तापक्रम तक गर्म किया जाता है और फिर भट्टी में ही धीमी गति से ठंडा किया जाता है? तो इस तरह की जो प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग प्रोसेस। तो एनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि स्टील को पहले हीट किया जाता है और वहीं फर्नेस के अंदर ही वो उसके ठंडा किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग ऑफ स्टील इज टू। स्टील या इस्पात की नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है या करने का क्या उद्देश्य होता है? तो नॉर्मलाइजिंग इसलिए की जाती है कि जो मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेस होती है इंड्यूस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो टू रेगुलेट द इंड्यूस स्ट्रेस या उत्पादित तनाव की विनियमितता को कम करने के लिए हम
नॉर्मलाइजिंग करते हैं स्टील की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोराइजिंग इज यूज टू इंक्रीज। कार्बोराइजिंग से बढ़ाया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ कार्बोराइजिंग से हम क्या बढ़ा सकते हैं? सरफेस की हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, वियर रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस वियर एंड टीयर होती है कम से कम, और फटीक स्ट्रेंथ को हम बढ़ा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो सारे ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड कार्बोराइजिंग इज डन इन ए हीटेड साल्ट बाथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्बोराइजिंग साल्ट। द्रव कार्बोराइजिंग गर्म साल्ट बाथ में ही की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है? तो जो सोडियम सल्फेट होता है वो जनरली इसके अंदर यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस हार्डनिंग मेथड और केस हार्डनिंग के तरीके क्या है? तो केस हार्डनिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर हम साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दोनों प्रोसेस को हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। निवारक अनुरक्षण खर्च बढ़ाने पर ब्रेकडाउन अनुरक्षण खर्च क्या होता है? विद द इंक्रीज ओ, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या ब्रेकडाउन कॉस्ट बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है? जो कम खर्च हो रहा है, जो टोटल कॉस्ट क्या हो रही है हमारी कम हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डन बाय सेम टूल। निम्न में से किस ऑपरेशन पर एक ही टूल द्वारा किया जा सकता है? तो एक ही टूल से हम कौन सी दो ऑपरेशन को हम कर सकते हैं? तो काउंटर बोरिंग एंड स्पॉट फिशिंग, इन दोनों प्रोसेस को हम एक ही टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इजीली अनलॉकेबल। किस प्रकार के जोड़ को आसानी से खोलने योग्य होते हैं? जो थ्रेडेड जो जॉइंट होते हैं उनको, या चूड़ीदार जो चूड़ी युक्त जोड़ होते हैं उनको हम अनलॉक कर सकते हैं ईजीली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ अब्रेसिव मटेरियल यूज इन। किस प्रक्रम में अधिकतम अपघर्षण पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो अब्रेसिव मटेरियल का हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रोसेस में करते हैं? हम होनिंग प्रोसेस में करते हैं। तो होनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पाउडर की फॉर्म में भी या अब्रेसिव या ऑयल की फॉर्म में भी हम मटेरियल की फिनिशिंग के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स फीड लुब्रिकेशन। निम्न में से कौन सा फोर्स फीड स्नेक है? तो जो फोर्स फीड स्नेक होता है वो होता है ग्रीस गन मेथड। जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन मतलब एक फोर्स के साथ दिया जाता है। तो क्या है कि गन होती, गन के अंदर ग्रीस को भर दिया जाता है, या ऐसे स्थान पर हमें ग्रीसिंग करनी हो जहां हमारा हाथ नहीं जा पा रहा हो, या मशीन के ऐसे कंपोनेंट जहां बहुत ही मुश्किल होता है ग्रीसिंग करना, तो वहाँ पर हम गन की हेल्प से ग्रीसिंग करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स फीड लुब्रिकेशन। एक बल के साथ भी ग्रीसिंग की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? ग्रीस रन मेथड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्बेस्टस सीमेंट पाइप इज मेड अप ऑफ। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप किसका बना होता है? तो एस्बेस्टस जो सीमेंट पाइप जो बनी होती है वो बनी होती है एस्बेस्टस फाइबर एंड सीमेंट की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पुली इज यूज टू गेट डिफरेंट स्पीड रेशियो। किस पुली का प्रयोग विभिन्न वेग अनुपात प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जो स्टेप्ड पुली होती है उसका हम यूज करते हैं टू गेट द डिफरेंट स्पीड रेशियो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच रिड्यूस द मशीनेबिलिटी। निम्न में से कौन
सा धातुओं का वह गुण जो मशीनता को कम करता है। तो जो इलास्टिसिटी होती है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच रिड्यूस द मशीनेबिलिटी, जो मशीन की मशीनता को कम करती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉजेज बाय द मोमेंट ऑफ कटिंग टूल इज कॉल्ड। कार्य सतह पर कर्तन औजार के गति करने के कारण उत्पन्न होने वाली आकृति कहलाती है। जो पैटर्न करते हैं हम किसी भी वर्क सरफेस के ऊपर कोजिंग बाय द मोमेंट ऑफ द कटिंग टूल, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेक्सचर, या सतह के जो ऊपर जो बनावट की जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल्ड चीजल आर मेड बाई। जो ठंडी छेनी है निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ठंडी छेनी को किसके द्वारा बनाया जाता है, फोर्जिंग जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा कोल्ड चीजल को बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेपर एंगल फॉर ए टेपर टर्निंग ऑपरेशन ऑन ए वर्क पीस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रिलेशन। किसी कार्यखंड पर टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए टेपर कोण की गणना निम्न संबंध द्वारा की जाती है। जो टेपर एंगल होता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हैं किसी भी वर्क पीस की, उसको जो टेपर एंगल जो कैलकुलेट किया जाता है वो होता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2l। तो l है यहाँ उसकी वर्क पीस की टोटल लेंथ, और d कैपिटल D है आउटर डायमीटर, और स्मॉल d है स्मॉलर डायमीटर, या डायमीटर को हम हिंदी में व्यास भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्रेड आर यूज इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में कौन सी चूड़ियों का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रू जैक में जो थ्रेडिंग की जाती है वो होती है स्क्वायर थ्रेड, या चौकोर जो चूड़ी काटी जाती है उसके अंदर, स्क्रू जैक के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू रेक्टिफाई डैमेज थ्रेड। क्षतिग्रस्त चूड़ियों को सुधारने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो जो डैमेजिंग जो थ्रेड होते हैं उसको सुधारने के लिए या रेक्टिफाई करने के लिए हम डाइनट का हम उपयोग करते हैं, डाइनट टूल का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिंग ऑफ टिथ इन पावर हेक्सा ब्लेड इज। पावर हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग होती है। तो पावर हेक्सा ब्लेड में जो दांतों की जो सेटिंग की जाती है वो किसी भी तरह से सिंगल स्टैगर्ड या डबल स्टैगर्ड भी होता है, और जिग जैग सेटिंग के द्वारा जो सारे ये ऑप्शन है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्लेड इज नॉट यूज ऑन सर्कुलर सा। वृत्ताकार आरी में निम्न प्रकार की ब्लेड उपयोग में नहीं लाई जाती। तो वृत्ताकार आरी में जो टेनन ब्लेड होती है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर इज फिक्स फॉर ऑटोमोटिव गियर ऑयल इन कलर कोडिंग। ऑटोमोटिव गियर ऑयल में के लिए कलर कोडिंग का कौन सा कलर है वो निर्धारित किया जाता है। तो जो लाइट ग्रीन कलर होता है वो फिक्स किया जाता है ऑटोमोटिव गियर ऑयलिंग के लिए इन द कलर कोडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हल्का हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीलिंग प्रोसेस इन असेंबली टेक्निक कंसिस्ट ऑफ वर्किंग एलिमेंट। असेंबली तकनीक की सीलिंग प्रक्रम में कार्रवाई अवक होता है। तो सीलिंग प्रोसेस की जो असेंबली टेक्निक होती है उसका जो वर्किंग एलिमेंट होता है वो होता है एक्चुएशन या प्रवर्तन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लैपिंग विच अब्रेसिव इज यूज फॉर हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। कठोर इस्पात और ढलवे लोहे की लैपिंग के लिए कौन से अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, या कौन सा अब्रेसिव है वो सही रहता है। तो लैपिंग प्रोसेस में जो हम अब्रेसिव यूज़ करते हैं मेनली हार्ड स्टील और कास्ट आयरन की जो लैपिंग की जाती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जनरल पर्पज ड्रिल इज मेड अप ऑफ। सामान्य प्रयोजन ड्रिल निम्न में से बनी होती है। तो ड्रिल को बढ़ाने के लिए जनरली जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ ड्रिल इन आरपीएम टू ड्रिल 14 mm होल व्हेन द कटिंग स्पीड इज 33 मीटर पर मिनट। यदि कटिंग गति 33 मीटर पर मिनट हो और 14 mm छिद्र करने के लिए ड्रिल की गति या चक्र है वो कितनी, ड्रिल की चक्र है वो प्रति मिनट आरपीएम में कितनी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। तो आप इस फॉर्मूले को नोट करते हुए चलिए। तो मैं वैल्यू रखता हूँ इसमें। तो हमारे से यहाँ v दिया गया है 33 और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 और जो d दिया गया है कितना होल का डाया करना है 14 और n की वैल्यू हमें निकालनी। तो पाई डी एन और डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से जो हम n की वैल्यू निकालेंगे बाकी इनको इधर ले आएंगे तो इस और 14 और 22 से जब डिवाइड करेंगे मतलब सिंपल हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो निकल के आती है यहाँ से 750। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रूव प्रोवाइड ऑन एंटायर लेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल इज कॉल्ड। मरोड़ी बर्वे या ट्विस्ट ड्रिल की जो काया की जो संपूर्ण लंबाई पर बने सांचों को क्या कहते हैं। जो ग्रूव बने होते हैं जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसकी जो बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा कि पूरी लेंथ के ऊपर कुछ ग्रूव बने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लूट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टूल ऑफ सेंटर लेथ मूव परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब केंद्र खराद का औजार घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता है तो क्या होता है। व्हेन द टूल सेंटर लाइन, अगर जो सेंटर लेथ का जो टूल है वो मूव करता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन तो क्या होता है कि इट प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस, यह एक सपाट सतह को उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोनिकल और टेपर्ड सरफेस आर टर्न्ड बाई। शंकु और शंक्वाकार सतह का खरादन निम्न के द्वारा किया जाता है। जो कोनिकल और जो टेपल सरफेस की जो टर्निंग की जाती है वो की जाती है स्वेलिंग ऑफ द हेड टूल, जो टूल हेड को घुमाकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली इज 30 सेंटीमीटर एंड रनिंग एट 400 RPM। इफ द ड्राइवर पुली हैज़ टू रन एट 120 RPM देन व्हाट शुड बी इट्स डायमीटर। तो हमें जो फॉर्मूला पता होता है ये होता है N1/N2 इज इक्वल टू D2/D1। तो यह N से मतलब होता है उसकी नंबर ऑफ RPM और D स्टैंड फॉर डायमीटर। तो हमें 3 वैल्यू दी गई है और हमें एक वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे मान लो हमारे पास दिया गया है N1 की वैल्यू दी गई है 400 बटा N2 की जो वैल्यू दी गई है 120, D2 की वैल्यू से पूछी है और D1 की वैल्यू दी गई है 30। तो यहाँ से D2 की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 100 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ गियर या नंबर ऑफ टिथ इन ए गियर इज कॉल्ड। एक गियर में पिच, वृत्त व्यास और दांतों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं। तो जो रेशियो होता है पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टिथ इन ए गियर उसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। जो बाकी किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, पिच दिया गया है लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है। उसका जो आंसर होगा वो होगा सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फॉलोइंग सेमी सर्कुलर की इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। निम्नलिखित अर्धवृत्ताकार चाबी हल्के बल आघूर्ण के संचरण में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी जो सेमी सर्कुलर की है वो ट्रांसमिटिंग के काम में आती है टॉर्क को करने के, तो वो आती है हमारी वुडरफ की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉर्न एंड वोम गियर आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन। वोम एंड वोम गियर जो शक्ति स्थानांतरण करने के काम में आते हैं, कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ शक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, जो पावर को जो ट्रांसमिट करते हैं वो कहाँ से कहाँ करते हैं। तो टू नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जनरली एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो सामान्यतः एक दूसरे के सापेक्ष समकोण पर हो जब ये पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वोम एंड वोम गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ ए बेल्ट एंड टेंजेंशियल स्पीड ऑफ पुली इन पावर ट्रांसमिशन इज नोन एज। शक्ति पारेषण में बेल्ट की स्पर्शीय चाल और पुली की स्पर्शीय चाल के अंतर को क्या कहते हैं। जो डिफरेंस होता है बिटवीन द टेंजेंट स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द पुली, जो पावर ट्रांसमिट की जाती है उसको हम बोलते हैं स्लीप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव क्लच इज। जो घनात्मक क्लच है वो कौन सी क्लच होती है। जो डो क्लच होती है वो क्या है, पॉजिटिव क्लच होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉर्क विच ए क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंड्स अपॉन द। क्लच द्वारा पारेषित बल आघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है। द टॉर्क विच द क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड द स्प्रिंग फोर्स। इन सभी पर वो निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइलेंट चेन इज आल्सो नोन एज। आवाज़ रहित या साइलेंट चेन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो साइलेंट चेन को हम इन्वर्टेड टूथ चेन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फास्ट एंड लूज पुली, फास्ट पुली इज ए पुली विच। फास्ट एंड लूज पुली में फास्ट पुली वह पुली होती है जो फिट होती है शाफ्ट के ऊपर, विच इज़ फिट ऑन द शाफ्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ टू पुलीज कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट और ओपन बेल्ट आर। क्रॉस बेल्ट और ओपन बेल्ट द्वारा जुड़ी दो घिरनियों की कोणीय गति होती है। तो ये जो उनके जो क्रॉस बेल्ट हो चाहे ओपन बेल्ट हो, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है टू पुली की जो कनेक्टेड होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डायमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उनके व्यास के व्यातानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग यू हैव नोटिस सोल्डरिंग या सोल्डर इज नॉट स्टिक टू सफिशिएंट हीट कॉपर सोल्डरिंग बिट व्हेन रबड़ ओवर सोल्डर बार। व्हाट स्टेप डू यू टेक टू ओवरकम द प्रॉब्लम। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में आपने यह नोटिस किया होगा कि प्राप्त रूप से गर्म या तांबे की सोल्डरिंग बिट को सोल्डर बार के ऊपर रगड़ने पर भी सोल्डर उससे नहीं चिपकता है। तो आपको इस समस्या से बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसको समस्या का जो बिट है वो बिट को हम पहले साफ़ कर लेंगे, अच्छी तरह साफ़ करके हम दोबारा ये कार्य करेंगे तो ये ओवरकम हो जाएगी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लीन द बिट थ्रोली। बिट को अच्छी तरह से साफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज एडिड टू सोल्डर टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है। जो एंटीमनी मेटल होती है उसको हम सोल्डर में ऐड करते हैं ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीफर्ड मटेरियल फॉर सोल्डरिंग बिट इज, सोल्डरिंग बिट के लिए एक उत्तम पदार्थ है। तो जो मटेरियल प्रेफर किया जाता है सोल्डरिंग बिट के लिए वो किया जाता है तांबा या कॉपर। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो सोल्डर किस किस की एक मिश्र धातु है, वो है लीड और टिन की, शीशा और टिन का एक मिश्रण होता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैग बोल्ट इज ए टाइप ऑफ, रैग बोल्ट एक प्रकार है। तो रैग बोल्ट एक किस तरह का बोल्ट है, ये फाउंडेशन बोल्ट। जो रैग बोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फाउंडेशन बोल्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिग्स आर प्रीफर्ड ओवर फिक्चर इन विच ऑपरेशन, जिग को फिक्चर पर कौन से प्रक्रम में वरीयता दी जाती है। तो जिग्स आर प्रीफर्ड ओवर द फिक्चर इन द ड्रिलिंग ऑपरेशन, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में इनको वरीयता दी जाती है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिग्स आर नॉट यूज इन, जिग्स का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता। तो जिग्स का प्रयोग हम क्या है बिल्डिंग ऑपरेशन के दौरान नहीं करते। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्स जिग्स आर यूज टू, बॉक्स जिग प्रयुक्त होते हैं। तो जो बॉक्स जिग है उनको प्रयोग किया जाता है ड्रिल ए जॉब एट एनी एंगल, तो कार्यखंड को किसी भी कोण पर ड्रिलिंग करने के लिए हम बॉक्स जिग्स का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जिग्स इज यूज टू ड्रिल इन थिन स्टील शीट, पतली इस्पात चादरों में छेद करने के लिए कौन सी जिग प्रयोग में लाई जाती है। तो जो पतली चादरों, जो पतली इस्पात की जो चादरों में अगर छेद करना है तो हमें जो सैंडविच टाइप जिग होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ है उपयुक्त किया जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उनको बनाने के लिए किस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं, वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर लोडिंग डिफेक्ट इन ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग नामक दोष उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में जो लोडिंग इफेक्ट जनरेट होता है उसका ये कारण होता है कि जो मेटल है, मेटल फिलिंग इन व्हील पोर्स, जो व्हील के जो रंध्रों में धातु भर जाती है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अब्रेसिव विल बी यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास सरफेस, कांच की सतह पर ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा अब्रेसिव प्रयुक्त होता है। तो कांच की सतह पर अगर हमें ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए हम जो अब्रेसिव यूज करते हैं वो करते हैं हम सिलिकॉन कार्बाइड को। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पाइप असेंबली द हैम पैकिंग इज यूज, पाइप संयोजन में सन या हैम पैकिंग का उपयोग होता है। तो इन पाइप असेंबली द हैम पैकिंग इज़ मेनली यूज फॉर टू अवॉइड द लीकेज, रिसाव को रोकने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बॉल बेयरिंग, निम्न में से कौन सा बॉल बेयरिंग का एक भाग नहीं है। तो बॉल बेयरिंग के अंदर इनर रिंग भी होती है, आउटर रिंग होती है, बॉल्स होती है, केज होता है, लेकिन बुश उसके अंदर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए प्लेन बुश बेयरिंग टू प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ बुश इन द हाउसिंग इट शुड बी फिटेड बाई मीन्स ऑफ, सादे बुश बेयरिंग की हाउसिंग में बुश को घुसने से रोकने के लिए किस में फिट किया जाता है। तो किस से फिट किया जाता है, इसको चाबी की हेल्प से इसको फिट किया जाता है। तो सादे बुश बेयरिंग की हाउसिंग में बुश को घूमने से रोकने के लिए इसको चाबी से फिट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी, या की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पोर्शन ऑफ शाफ्ट इन ए प्लेन बेयरिंग इज नोन एज, शाफ्ट का वह हिस्सा जो प्लेन बेयरिंग के अंदर रहता है वह क्या कहलाता है। तो शाफ्ट का वह हिस्सा जो प्लेन बेयरिंग के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलर बेयरिंग मटेरियल बेबिट इज़ एन अलॉय ऑफ, जो बेबिट लोकप्रिय बेयरिंग पदार्थ है वो किस मिश्र धातु का बना होता है। जो बेबिट होता है वो एक बहुत सारी धातु का एक मिक्सचर होता है, वो बना होता है टीन, लेड, कॉपर एंड एंटीमनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टेप it was found that the crest of thread was not formed completely. This defect is due to, एक टेप से एक छिद्र सूत्रण के बाद यह पाया जाता है कि जो चूड़ी की जो शिखा या क्रस्ट का जो गठन है पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो यह दोष है वो किस वजह से जनरेट होता है। तो ये जो होता है कि जो होल साइज स्लाइटली मोर देन द टेप ड्रिल साइज, जो टेप ड्रिल साइज़ का जो आकार होता है वो छेद का आकार से अधिक होने के कारण यह उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज ऑफ टेप M12 इंटू 1 थ्रेड। M12 इंटू 1 चूड़ी बनाने के लिए जो टेप ड्रिल साइज़ की गणना क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का। टेप ड्रिल साइज़, जो टेप ड्रिल साइज़ है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डायमीटर माइनस में पिच। तो यहाँ जो डायमीटर दिया गया है, जो 12 दिया गया है वो तो डायमीटर और पिच दी गई है 1, तो आंसर कितना आएगा 11। लेकिन जो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है। लेकिन जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है टेप ड्रिल साइज़ निकालने का वो होता है डायमीटर माइनस पिच। तो यहाँ डायमीटर है 12 और पिच है 1। ये हो सकता है कि 1.2 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई क्या होती है। तो डाई क्या होती है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल को हम बोलते हैं डाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। या बाह्य चूड़ी कर्तन औजार को हम बोलते हैं डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्बेसिंग डायमंड शेप पैटर्न ऑन ए गिवन वर्क पीस। किसी कार्य खंड पर हीरे की आकृति का रूप या पैटर्न उभारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो किसी कार्य खंड पर अगर हीरे की आकृति या हीरे की पैटर्न को उभारना है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नर्लिंग प्रोसेस। जैसा कि आपने देखा होगा कि नर्लिंग प्रोसेस बहुत से इंस्ट्रूमेंट पे भी की जाती है ताकि जो ग्रिपिंग है वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड डूरिंग नर्लिंग इज। जो नर्लिंग के जो समय है, जो उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है। तो जो स्पीड होती है डूरिंग नर्लिंग इज स्लो या धीमी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ASA system if the tool nomenclature is 8, 6, 5, 10, 15, 2 then the nose radius will be। तो जैसा कि ASA है ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार एक टूल का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि 7 एलिमेंट होते हैं। तो 7 एलिमेंट क्या है कि सबके जैसे कोई नंबरिंग दी गई है या तो इसी तरीके से 7 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ 6 नंबर दिए गए हैं। तो जो पहला नंबर जो इंडिकेट करता है वो करता है बैक रैक एंगल को। जो सेकंड डिजिट होता है वो करता है साइड रैक एंगल। जो थर्ड डिजिट होता है वो होता है एंड रिलीफ एंगल। जो फोर्थ होता है वो होता है साइड रिलीफ एंगल। और जो फिफ्थ नंबर पे होता है वो होता है एंड कटिंग एज एंगल। और सिक्स्थ नंबर होता है साइड कटिंग एज एंगल। और जो लास्ट होता है 7th नंबर वो होता है नोज रेडियस। तो हमसे यहाँ नोज रेडियस पूछा गया है तो मतलब लास्ट डिजिट पूछा गया है, लास्ट नंबर पूछा गया। तो लास्ट नंबर हमारे क्या है 2। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ द होल इज कॉल्ड। छिद्रों के सिरों को
प्रवणित करने का जो क्रम है उसका नाम क्या है? द प्रोसेस ऑफ द बेवलिंग द एंड ऑफ द होल इज कॉल्ड काउंटर सिंकिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड फॉर एनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल अप टू ओनली ए लिमिटिंग लेंथ फ्रॉम इट्स वन एंड। पहले से बने छिद्र को एक छोर से सीमित लंबाई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहले से ही एक छेद बना हुआ है, एक उसी छोर को हमें और बड़ा करना है, एनलार्ज करना है एक लिमिटेड लेंथ तक, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ लेथ इज नॉट पावर ड्रिवन। खराद मशीन का कौन सा भाग शक्ति या जो पावर के द्वारा वो संचालित नहीं होता है? जो लेथ मशीन का जो कंपाउंड रेस्ट होता है वो ऐसा कंपोनेंट है जिसको पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फीड इज़ नीडेड फॉर फेसिंग ऑपरेशन इन ए लेथ। खराद या लेथ के फेसिंग प्रक्रम में किस प्रकार की फीड की आवश्यकता होती है? तो किस फीड की आवश्यकता होती है इसके अंदर? वो होती है क्रॉस फीड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ए लेथ इज यूज टू गिव डेप्थ ऑफ कट। खराद या लेथ पर कट की गहराई देने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो जो क्रॉस स्लाइड होती है वो लेथ के ऊपर डेप्थ ऑफ कट देने के काम में ली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रॉस डेप्थ या क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर। लेथ या खराद मशीन के सेंटर से कौन से मानक टेपर के साथ बनाए जाते हैं? तो ये इनको हम बोलते हैं मोर्स टेपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे मैं अभी DSSB और हरियाणा के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फीटर ट्रेड के और किसी और ट्रेड के भी लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।